वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करेंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चंस करेंट अफेयर से पूछ दिए जाते हैं। तो काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि सर करेंट अफेयर्स की सीरीज को भी लाइए। तो आज से आपकी करेंट अफेयर की ये सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, तो आप लोग इसे अवश्य करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, आप लोग इसे एक बार रीड कीजिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉन्ट में यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया गया है। जिस भी फॉन्ट में आप लोग एप्लीकेबल हो, कंफर्टेबल फील करते हो, उसे आप लोग रीड कर कर इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, आप लोग इसे एक बार रीड कीजिए, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में बजराम बैगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कोई एक कंट्री है जिसका प्रेसिडेंट करेंट में ही उन्हें घोषित किया गया है, उन्हें आयुक्त किया गया है, जिनका नाम है बजराम बैगज, ठीक है। तो उनको किस कंट्री का, किस देश का उन्हें प्रेसिडेंट के तौर पे आयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है पोलैंड, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी है रोमानिया। तो अगर आपका इसका जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य इसका कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 4 ऑप्शन है गाइस, इसमें से कौन सा होगा? पोलैंड होगा, कोलंबिया होगा, ऑस्ट्रिया होगा, रोमानिया होगा। तो अगर आप लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। तो कोलंबिया एक कंट्री है जिसके नए प्रेसिडेंट के तौर पे आयुक्त किया गया है, जिनका नाम है बजराम बैगज, ठीक है। तो अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। बच्चों, यहाँ पे अल्बानिया कंट्री का नाम लिया गया है, तो इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट आप लोग और जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए, जो ये अल्बानिया जो कंट्री है, ठीक है, अल्बानिया ये जो कंट्री है, उसमें आपको मुफ्त में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा प्रदान की जाती है। हाँ जी, तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि कौन ऐसा कंट्री है जिसमें मुफ्त में यानी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जो कंट्री का नाम आएगा वो कंट्री कौन सा रहेगा गाइज? तो अल्बानिया ही कंट्री रहेगा, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल ही रहा हूँ, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी ये पॉइंट मैं बताऊँगा एक्स्ट्रा, उसे आपको अवश्य नोट डाउन कर लेनी है कॉपी में, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को ये करेंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको PDF डेली प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम नर्सिंग अड्डा है गाइज, आप लोग नर्सिंग अड्डा सर्च करेंगे तो आपको यहाँ इस चैनल पे ज्वाइन हो जानी है, तो आपको वहाँ पे डेली PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है। तो अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप लोग इसे नोट अवश्य कीजिएगा। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डेज किस तारीख को मनाया जाता है? हाँ जी, यानी जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डेज होता है वह किस दिन मनाया जाता है? जून, 5 जून, 6 जून या 7 जून? तो यहाँ पे आप लोगों को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, यानी जो विश्व खाद्य दिवस होता है वह किस दिन मनाया जाता है? हाँ जी, तो अगर आप में से विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है, यानी 7 जून को आपका यहाँ पे वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें से काफ़ी विद्यार्थी ये पूछेंगे कि क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, इसका क्या कारण है कि आपकी जो ये वर्ल्ड फूड जो सेफ्टी दिवस है, यानी जो डे है, वो क्यों मनाया जाता है? तो उसका रीज़न यही है कि इस वर्ष को प्रति वर्ष 7 जून को दुनिया भर के लोग यानी पूरा वर्ल्ड में इस दिन को मनाया जाता है। सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक के उद्देश्य से मनाया जाता है, ठीक है। यानी पौष्टिक जो भोजन होता है उसकी सुरक्षित के लिए यहाँ पे उस दिन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? तो हाल ही में, ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाल ही में
आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? हाँ जी, यानी जो 2022 है उसमें बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किस एक्टर को यहाँ पे दिया गया है? तो ऑप्शन ए है पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी है अरुण धवन, ऑप्शन सी विक्की कौशल, ऑप्शन डी आमिर खान। हाँ जी, यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला गया है, यानी करेंट में ही उसे दिया गया है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य इसका कमेंट करेंगे। तो हाँ जी, अगर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है, यानी विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पे 2022 में दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए अब जब आया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो अब एक्ट्रेस का भी यहाँ पे अवार्ड की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्ट्रेस का भी यहाँ पे पूछ दिया जाए कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो अगर आपको पता है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट अवश्य करेंगे। तो हाँ जी, अगर आपको पता है तो आप लोग अवश्य बताएं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, कृति। ठीक है, कृति सेनन को यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये भी एक अभिनेत्री है, उन्हें मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2022 में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ए है कैस्पर रूड, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, यानी टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो यहाँ पे बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए रहेगा गाइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खिलाड़ी यानी जो भी यहाँ पे खेल है उससे भी रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से यानी चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो हाँ जी, अगर आपका यहाँ पे जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है, यानी राफेल नडाल जो ये व्यक्ति हैं उनके द्वारा ही इस एकल किताब को जीता गया है। ठीक है, यानी टेनिस वो खिलाड़ी थे। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है दोस्तों, यानी राफेल नडाल जो जी हैं उनके 36 साल के ये हैं। ठीक है, और 36 साल के राफेल नडाल फ्रेंच ओपन जीतने वाले सबसे उम्र दराज ये विश्व रिकॉर्ड रच चुके हैं, यानी सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, यानी प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नई प्रबंधक निर्देशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? हाँ जी, यानी जो यानी बैंक ऑफ इंडिया है उसके नए एमडी यानी प्रबंध निर्देशक किसको नियुक्ति मिली है? ठीक है, ये जो करेंट की है इससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, ऑप्शन ए है एम.के. ज्योतिश्री, ऑप्शन बी है ए मनी मेखलाई, ऑप्शन सी है के अंजलि, ऑप्शन डी है वी.के. चट्टोपाध्याय। हाँ जी, यानी एमडी के तौर पर किससे नियुक्ति मिली है? बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी पद होती है, प्रबंध निर्देशक की पद ये होती है। तो इन्हें यानी एमडी की पोस्ट पर उन्हें नियुक्ति मिली है जिनका नाम है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो देन आपका आंसर सही है, ए मनी मेखलाई जो है ये कौन है? आपको लग रहा होगा ये कोई पुरुष हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये पुरुष ना, ये फीमेल कैंडिडेट हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट हैं ये, और ये क्योंकि ये यूनियन बैंक की प्रबंधक निर्देशक यानी एमडी बनने वाली ए मनी मेखलाई प्रथम यानी फर्स्ट ये लेडीज़ बन चुकी है। ठीक है, यानी फर्स्ट महिला यह है यहाँ के, क्योंकि आज तक यहाँ पे जो बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रबंधक निर्देशक होते हैं वो कभी फीमेल कैंडिडेट नहीं बनी थी, बट यहाँ पे यह एक रिकॉर्ड भी यहाँ पे रख दी हैं, क्योंकि यह फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट है जो एमडी के पोस्ट पर इन्हें नियुक्ति दी गई है। ठीक है, सो आप लोग इसे भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए सब इम्पोर्टेंट लाइन आप लोग नोट कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग इसके बाद
की जो ये क्लास रहेगी अगले हम लोग वीडियो में करेंगे, जब करेंट अफेयर्स की डेली वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लेकिन आज आप लोग थोड़ी सी हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न आप लोग सिमरन मैम के द्वारा कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है ना, हम लोग 17 की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। 17 प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन यन संधि को दर्शाता है ना। तो यन संधि, ये तो हम सभी जानते हैं जी। यन संधि, आधा यन, इसका ट्रिक है जी, आधा यन, यानी कि आधा मतलब जिसमें आधा वर्ण हो, है ना। कोई एक ना एक वर्ण, आधा वर्ण, और वो जो आधा वर्ण होगा वह तो या तो वो या के पहले रहेगा या तो वो वा के पहले रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो पकड़ा जाएगा कि यन संधि है। 4 ऑप्शन है बच्चों, प्रतीक, नायिका, सदैव और रमेश, ठीक है। तो बताइए इसमें आधा वर्ण किस में है जी, ऑप्शन नंबर ए में है। आधा वर्ण किस में, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। प्रत्येक, तो प्रत्येक का बच्चों संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक, ठीक है। प्रत्येक, देखिए नायिका, नायिका कौन सा संधि होगा जी, अयादि संधि। नायिका क्या होगा जी, अयादि संधि, ठीक है। आ दे के सुनना। सदैव कौन होगा जी, सदैव कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि, ठीक है। रमेश जी, गुण संधि, ठीक है बच्चों। सबका मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगी ना, आप लोग एक बार देखोगे और फटाफट बताओगे। संधि और समास में आप लोग का बच्चों 10 नंबर एकदम परफेक्ट रखो, ठीक है। सुनिश्चित है, कंफर्म है, उसको कोई नहीं हटा सकता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 18 की ओर प्रवेश कर गए। किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, किस शब्द में जो है बहुव्रीहि समास है। 4 ऑप्शन है, ए में आमरण, बी में ग्रामगत, सी में पंकज, डी में गजानन। पहली बात तो बहुव्रीहि समास का परिभाषा क्या कहता है, बहुव्रीहि समास का परिभाषा कहता है बच्चों कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, है ना, लेकिन समस्त पद किसी तीसरे की ओर इशारा करता है ना। जो दोनों पद है, पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों में से कोई प्रधान ना हो, लेकिन ये दोनों मिल करके जो है बच्चों, ज्वाइंट हो करके जो है एक किसी तीसरा का ओर इशारा करता है, और तीसरा जो होता है काफी विशेष होता है, ठीक है। देखिए आमरण, आमरण अव्ययीभाव समास है ना। यो इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे शुरू में अव्यय लगा हुआ है, ठीक है। ग्रामगत, ग्रामगत का ये जो है गांव से जो है आने वाला, तो ये हो गया तत्पुरुष समास हो गया, ता दे के सुनना। ये हो गया अव्ययी भाव, सुनना, आ दे के सुनना। पंकज यानी पंक जोड़ ज, पंक में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तीसरा पद आ गया कमल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए अगला जो पद है बच्चों, वो अगला जो है वो क्या है लिखा हुआ, गजानन, ठीक है। अगला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है गजानन, ध्यान से देखिए, है जी। तो आप कहिए कि मैम गजानन कौन सा समास हो। देखिए अगर हम इसको देखते हैं, गज प्लस आनंद, है ना। गज मतलब होता है जी हाथी, और आनंद मतलब मुख, यानी कि जिसका मुख हाथी का हो उसको गजानन कहेंगे। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी आदमी का मुख तो हाथी का नहीं हो सकता, लेकिन एक गणेश जी हैं, उनका मुख जो है हाथी का है, या अर्थात यानी गजानन किनको कहा जाता है बच्चों, गणेश को कहा जाता है, ठीक है। गजानन किनको कहा जाता है, गणेश को। यानी कि इसमें भी जो है एक क्या है जी, थर्ड पार्टी आ रहा है ना, तीसरा पद आ रहा है। तो ये दोनों आंसर यहाँ पे बच्चों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, कोई डॉट नहीं होना चाहिए इसमें बच्चों, ये दोनों इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग, समझ में आ रही है ना बातें। कभी ऐसा होता है कि ऐसा ऑप्शन में कुछ होता है प्रॉब्लम कि एक बार में दो दो ऑप्शन आ जाता है, लेकिन आपको सीखना है ना, तो हम सीखने पर ध्यान देंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम 19 नंबर में है जीपी क्वेश्चन।
प्रत्यक्ष का विलोम, प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने हो रहा है, ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम दूर, परोक्ष, पुराना, निष्पक्ष, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दूर का मतलब हुआ कि बहुत दूर, है ना जी, दूर। ऐसा जरूरी है कि आपके सामने नहीं है, दूर है लेकिन दिख तो रहा है। परोक्ष, बिल्कुल यही सही है। प्रत्यक्ष का अपोजिट विलोम जो होता है बच्चों, परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब आंखों देखा, और परोक्ष मतलब जो आपके पीठ पीछे हुआ। समझ में आया ना, आप जिसको नहीं देखे, है ना। पुराना का तो नया होता है बच्चों। निष्पक्ष का क्या होता है बच्चों, पक्षपात होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परोक्ष। कोई प्रॉब्लम है? निष्पक्ष का पक्षपात, पुराना का नया, दूर का नजदीक, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका राइट आंसर हो प्रश्न संख्या हम लोग 20 की ओर आ गए बच्चों। इनमें कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है? इनमें कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है? इनमें कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है, बताइए। सकर्मक क्रिया वैसे क्रिया है ना बच्चों, जिसमें कर्म जो है साथ साथ हो, और नहीं है पूछ रहा तो नहीं है कि नहीं। देखिए, जिसमें जो है हम लोग कर्म लगा सकते हैं जिस क्रिया में, वो सकर्मक होगा, और जिसमें कोई कर्म नहीं लगा सकते वो अकर्मक होगा, ठीक है। देखिए, पहला ऑप्शन है ठहराना। चलिए, तो हो गया जी कि ठहराव का ठहराना, टूटना का टूट, है ना जी, टूटना। बी, अच्छा सॉरी, सी में टूटना था, और बी में रोना, और डी में गिरना है बच्चों। तो बताइए इसमें सकर्मक क्रिया कौन हो बच्चों। अगर आप लोग को मैं क्रिया से जब बताऊंगी तो क्रिया के बारे में, तो उसमें बताऊंगी कि जो रोना होता है ना, रोना, है ना, हंसना, ये सब सकर्मक क्रिया नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और रोना को छोड़ करके बाकी जितने भी क्रिया है, ठहरना, टूटना, इवन गिरना, है ना, ये सारे के सारे क्या है जी, सकर्मक है। तो आप लोग पूछिएगा मैम तो रोना कौन सा क्रिया है, तो बच्चों रोना अकर्मक क्रिया, ठीक है। रोना क्या है, अकर्मक। समझ में आ गया। चलिए बच्चों, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, सॉरी आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों हम लोग फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट सेशन में। आप लोग इसी तरह से जो है जवाब देते जाइए। आप लोग जवाब देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में भी, है ना। और साथ ही साथ आप लोग को और मज़ेदार प्रश्न मिलेंगे बच्चों। हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सर्वनाम का होगा, विशेषण का होगा, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग बच्चों संज्ञा को पढ़ेंगे, है ना, संज्ञा को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ।